हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रत्नेश है और मैं पीसीएस 2023 बैच से चयनित टैक्स असेसमेंट ऑफिसर हूँ। आज की इस बातचीत में आप सभी का स्वागत है। चूँकि पीसीएस 2026 का एग्ज़ाम आने वाला है और उसके संदर्भ से, चूँकि मैं इसके पहले इस पे क्लासेस लेता रहा हूँ, लेकिन निजी व्यस्तताओं के कारण बहुत दिनों से इस पे क्लासेस नहीं हो सकी थी। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पुनः मेरा प्रयास ये है कि कुछ आपको पीसीएस 2026 तक का, जब तक एग्ज़ाम आ रहा है जो कि दिसंबर में नियत है, तब तक आपकी जो मदद हो सके उस पर जेन्युइन बातें करने का प्रयास अपना रहेगा, कि जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें, अपनी स्ट्रेटजी को ठीक रख सकें और आपको प्री एग्ज़ाम निकालने में आसानी हो। आज की जो पूरी बातचीत है उसका पूरा जो हमारा प्रयास रहेगा कि वो प्री एग्ज़ाम पे फोकस रहेगी, जो पीसीएस 2026 का प्री एग्ज़ाम है। मैं पूरी बातचीत उसी पे प्रयास रखूँगा, उसी पे संदर्भित रखने की। चूँकि पीसीएस 2026 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है। विगत 2 बार से, जैसे 2024 का हो गया या 2025 का हो गया, पीसीएस में सीटों की संख्या ठीक ठाक मात्रा में आ रही थी। उसके पहले 2023 में जिस बैच में हम लोग का चयन हुआ, उसमें सीटों की संख्या हिस्टोरिकल अभी तक पीसीएस की सबसे कम सीटें रही हैं, 251 सीटें थी। उसमें फिर हम लोग का चयन हुआ। 24 और 25 में सीटों की संख्या अच्छी थी और 26 में भी सुनने में आ रहा है सीटों की संख्या अच्छी होगी। हालांकि ये सबसे आपका बहुत लेना देना नहीं, इन सब चक्करों में बहुत न पड़ के आप अब जो है आपकी तैयारी अब मेन स्टेप में है, तो अपनी तैयारी पे ही मेन फोकस करने का प्रयास करना है। अब इस पीसीएस 2026 को देने में जो लोग होंगे उसमें 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो होंगे जो फर्स्ट टाइमर होंगे, यानी कि पहली बार पीसीएस की परीक्षा दे रहे होंगे, वह भी बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो बार बार पीसीएस की प्री परीक्षा में फेल हो रहे होंगे, यानी कि प्री परीक्षा बार बार आप दे रहे हैं और निकल नहीं रही है। इस तरीके के स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। होता क्या है कि आप जब तैयारी करते हो तो एक बार आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम देते हो और फिर एग्ज़ाम देते हो अगेन एंड अगेन अगेन। 4-5 सालों तक ये क्रम चलता रहता है और कई बार यह सुनने में आता है कि 5 बार, 6 बार, 7 बार प्री आपका नहीं निकल रहा, 8वीं बार प्री निकला और मेंस हुआ, इंटरव्यू फाइनल आपका अच्छी पोस्ट के साथ सिलेक्शन हो गया। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पहली बार ही निकालने के लिए प्रयासरत होंगे, वो लोग भी अच्छे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पहली, दूसरी, तीसरी बार, जैसे भी लोग होंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका प्री नहीं रुक रहा है, पहले 1-2 बार नहीं निकला, उसके बाद फिर लगातार प्री निकल रहा है। ऐसे भी स्टूडेंट पीसीएस में हैं, प्री लगातार निकल रहा है लेकिन मेंस में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के लिए हम अलग से बातचीत करेंगे अगली वीडियो में, या किसी अन्य वीडियो में हम बातचीत उनसे करने का प्रयास करेंगे कि मेंस क्यों रुक जा रहा है आपका। चूँकि हमारा दोनों एग्ज़ाम का अनुभव बहुत अच्छा रहा है, तो अभी हम इस पे बात करेंगे। जिनका पहली बार प्री एग्ज़ाम हो उन्हें क्या करना चाहिए, जिनका बार बार प्री नहीं निकल रहा है उन्हें क्या करना चाहिए, और पीसीएस 2026 का जो एग्ज़ाम है दिसंबर, उसको ध्यान में रखते हुए, दिसंबर की डेट को ध्यान में रखते हुए, तो सबसे पहले काम क्या करना है कि हमें अपनी एक स्ट्रेटजी रखनी है, तैयारी किस आधार पे करेंगे। अब अगले 4 महीने आपको क्या करना है। जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो उन लोगों से तो मेरा विशेष निवेदन है कि अब बाकी सब चीज़ें छोड़ के आप प्री परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि कई बार आप प्री को हल्के में लेते हैं और वह प्री आप पर भारी पड़ता है। जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे ज़रूर गलतियां हो जाती हैं कई बार, कि आप प्री को हल्के में लेते हैं और प्री आपका प्री न होने की वजह से 1 साल आपका पूरा बर्बाद हो जाता है। तो अब जो नेक्स्ट, अब चूँकि हमारी जो बातचीत हो रही है आपसे, यह जून माह के अंतिम समय में हो रही है, तो अब जून समाप्त होने वाला है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का आपका समय है और फिर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है। यह सबसे अच्छा समय है 5 महीने का कि आपको प्री एग्ज़ाम पर फोकस करके तैयारी करने के लिए। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 5 महीनों में आपको क्या करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। जिनका प्री बार बार नहीं हो रहा है उनको क्या करना चाहिए। तो जो लोग फर्स्ट टाइमर हो उनको अब प्री पे फोकस्ड होकर तैयारी करनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आपका मन करे तो 1-आध महीने के लिए अभी भी थोड़ा बहुत मेंस पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन प्री पर ध्यान देते हुए। जो लोग प्री बार बार नहीं निकाल पा रहे हैं वो लोग अब साथ में प्री और मेंस दोनों को पढ़ना स्टार्ट कर दें। हालांकि उनको ये पता होगा प्री की लास्ट जो मेन तैयारी है प्री की लास्ट 2 मंथ्स में होती है, यानी कि अक्टूबर में और नवंबर में, यही 2 महीने में प्री की तैयारी होगी। अभी वो मन लग भी नहीं रहा होगा क्योंकि वो बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना
वो मन लगता नहीं, वो सभी के साथ होता है, हम लोग के साथ भी हुआ है और बाकी लोगों के साथ भी होता है जो एग्ज़ाम देते हैं। तो उनका क्या है कि अभी मेंस की भी तैयारी साथ में करते रहें, मेंस में क्या करना है उस पर भी हम अलग से एक बार बात करेंगे, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में अगर आप बहुत कायदे से तैयारी कर लेते तो मेंस रुकने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। प्री ज़्यादातर लोगों का रुकता है, मेंस कम लोगों का, क्योंकि मेंस बहुत डेडिकेटली लोग वो करते हैं, और जिनका रुकता है उनका निकलता नहीं है। तो उस पर भी कायदे से हम बात करेंगे। अभी हम प्री पे बात कर लें तो हम लास्ट के 2 महीने प्री को हम देते हैं अक्टूबर और नवंबर। और फर्स्ट टाइमर वालों से मैं कह रहा हूँ कि अब 5 महीने जो बचे हुए हैं उस पर प्री पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दें। अब चूँकि हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें एक बात का विशेष ध्यान देना है कि अपना शेड्यूल बनाते समय जो एग्ज़ाम के लास्ट का, जैसे 6 दिसंबर को शायद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लास्ट का जो 14-15 दिन है उसको हमें अपने शेड्यूल से छोड़ के रखना है। क्यों छोड़ के रखना है, या इसके पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। एग्ज़ाम निकालने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही है कि 14-15 दिन आप छोड़ के रखिए, और इस 14-15 दिनों में आप कुछ न करिए, केवल रिवीजन करिए। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों से ये गलती ज़्यादातर होती है कि उनको लगता है कि जो पढ़ रहे हैं वो उनको याद रहता है। ऐसा होता नहीं है बाबू, सब लोग तैयारी किए हैं, सब लोग को ही पता है बिना रिवाइज किए आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत आपको अंडर द सन सब कुछ पढ़ना है, सब चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए। एग्ज़ाम कहाँ से पूछेगा प्री में कोई भरोसा नहीं रहता है, इसलिए यह रिवीजन 14-15 दिनों का बहुत ज़रूरी है। रिवीजन किस आधार पे करना है उस पर हम फिर आएगा एग्ज़ाम तो बात करेंगे। वह 14-15 दिन छोड़ दीजिए। अब आपके जो 4-5 महीने बच रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, अपने सिलेबस को 2 बार कवर करिए कम से कम। मतलब अलग अलग लोगों की पढ़ने की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। मेरा क्या था कि मैं एक सब्जेक्ट उठाता था तो उसको पूरा ख़त्म करता था, 1 सब्जेक्ट 1 गो। यानी कि एक सब्जेक्ट उठाया, हिस्ट्री उठाया, तो हिस्ट्री में अगर मॉडर्न हिस्ट्री उठाया तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करता था। उसके बाद फिर मैं मन करता था तो साइंस का कोई पोर्शन पढ़ लिया। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो एक सब्जेक्ट दिन भर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो भैया पढ़ना सब कुछ है, बोरिंग क्या ही होना है। मुझे तो कभी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी मैं जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो कभी मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहा हूँ, कभी 1857 की क्रांति पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ और चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो उसमें बोरिंग का कोई विषय नहीं लगता है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो आप 2-3 सब्जेक्ट एक समय में पढ़ सकते हैं, कोई उस पर भी दिक्कत नहीं है, ऐसे भी पढ़ने वाले हैं। तो मेरा क्या था कि मैं एक सब्जेक्ट एक ही बार में उठाता था और उसे पूरा कवर करता था। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, वह चीज़ मैं बता रहा हूँ, या जो मैंने किया है, एक सब्जेक्ट उठाया उसे एक बार कवर किया। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सब्जेक्ट को किस आधार पे पढ़ना है। आपके कितने सब्जेक्ट हैं प्री में आप सभी को पता ही चल गया होगा, क्योंकि अभी आप तैयारी के उस स्टेज में होंगे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो प्री में क्या क्या आपका सब्जेक्ट है आपको जानकारी तो होगी ही। एक ब्रीफ मैं इंट्रोडक्शन उसका दे देता हूँ, कितने सब्जेक्ट हैं, और उसको फिर मैं कैसे पढ़ता था या आपको भी कैसे पढ़ना चाहिए वो चीज़ पे हम बात करेंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न, मिडिवल और फिर एंशिएंट। दूसरी अगर ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और प्लस साथ में मैपिंग। मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आते हैं, इसे भूलना नहीं है। तीसरा पोर्शन अगर हम बात करें जनरल साइंस, जनरल साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है बायो, उसके बाद केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। मैं अब लगातार वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा बना रहूंगा तो मैं एक एक चैप्टर आपको बता दूंगा कि हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से स्किप करने हैं, कौन से बहुत ज़रूरी नहीं है, मिडिवल में क्या पढ़ना है, एंशिएंट में क्या पढ़ना है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर। चूँकि किताबें जो हैं या जो अदर मैं लेक्चर्स देख रहा हूँ यूट्यूब पे, उसमें सेलेक्टिविटी नहीं है। सबसे बड़ी एक कमी क्या है, किताबों में भी और अदर लेक्चर्स में भी मैं कई बार देख रहा हूँ, उसमें वो सबके लिए वो पढ़ा रहे हैं और सब कुछ पढ़ा रहे हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो आप सब्जेक्ट जान लीजिए, फिर मैं सब्जेक्ट में एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करूंगा और एक एक सब्जेक्ट में बता दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन कौन से स्किप करने हैं। आपके प्री के लिए कौन से सब्जेक्ट बिल्कुल काम लायक नहीं है। फिजिक्स में कितने 3-4 चैप्टर पढ़ के आपके काम चल जाएंगे। हम पूरा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, चूँकि यह देखिए एग्ज़ाम
विशेषज्ञ बनाने का एग्ज़ाम नहीं है, यह एग्ज़ाम स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम नहीं है, यह जनरलाइजेशन का एग्ज़ाम है, सामान्यज्ञ बनाने का एग्ज़ाम है। यानी कि आपको जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन की पद्धति पे काम करना होगा कि आपको जानकारी सभी की रहे, विशेषज्ञता किसी में चाहने की ज़रूरत नहीं है। आप उस उद्देश्य से पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आप विशेषज्ञ बन जाएंगे। तो हमें क्या ज़रूरी चीज़ है, पहले एग्ज़ाम निकालना है। तो हमें बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यह ज़रूरी है। यह आप धीरे धीरे आप अपने से भी प्रयास करके जान सकते हैं, सीख सकते हैं, एनालिसिस करके जान सकते हैं। मैं वो आपको बता दूंगा, आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसा कोई बताने के लिए मैंने रहे भी होंगे तो मेरी जानकारी में नहीं था, तो हम लोग अपने से सब चीज़ें करके सीखे, तो उसमें समय लगता है। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, जनरल साइंस हो गया, इसके अलावा इन्वायरमेंट हो गया जो एक ईजी पोर्सन है आपका। इन्वायरमेंट के अलावा आपका एक इंडियन इकॉनमी हो गई। एक देखिए टॉपिक मैं भूल रहा था, एक सब्जेक्ट दिमाग से उतर रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आपको बहुत सारे लोगों को इजी लगता है और उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं, इंडियन पॉलिटी। चूँकि अपन सब लोग राजनीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, इसलिए यह सब्जेक्ट भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। इसकी वजह से इसमें नंबर भी और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमारे बहुत ज़्यादा सही होते हैं। 18-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, तो उसमें 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन तक सही हो जाते हैं इंडियन पॉलिटी में। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, जनरल साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इंडियन इकॉनमी हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई। एक पोर्सन और आता है यूपी स्पेशल का, यूपी स्पेशल प्लस सेंसस, और इसके अलावा एक आता है करंट का। अब आपको जो 4-5 महीने लग रहे हैं ना बाबू, कि आपके पास 4-5 महीने जो पहली बार दे रहे हैं या जो बार बार दे रहे हैं, प्री जिनका नहीं निकल रहा है, उनको लगता है कि अभी 4-5 महीने समय है, खूब आराम से कर लेंगे। इस पोर्शन आप इतने सब्जेक्ट हैं उसको कवर करने में ही 2 महीने लग जाएंगे। चूँकि मेरा तो 2 महीने लग जाता था क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ता था। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फास्ट पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं, तो 2-3 बार कर ले कवर। बात वही है, स्लो पढ़ने वालों के दिमाग में चूँकि चीज़ें थोड़ी रह जाती हैं और फास्ट पढ़ने वालों को 2 बार पढ़ लेने से वही चीज़ें हो जाती है, तो बात वही पड़ती है मिला जुला के। मैं 2 महीने में एक बार पूरा कवर कर लेता था, इतनी मेरी कैपेसिटी थी। और अब तो वो समय मिल भी नहीं पाता है कि उतने कवर कर लिया जाए। चूँकि अगर प्री देना होता है तो मन करता है तो दे देते हैं वैसे जाके। तो अच्छा, एक चीज़ और भी है, आपके साथ वो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। चूँकि ये ऐसी एक पीसीएस की परीक्षा हो गई है ना कि जो लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं वो भी लगातार दिए जा रहे हैं। ऐसे यूपीएससी में भी होता है कि आईएएस पाने की सबको जिद है, यहाँ एसडीएम पाने की सबको जिद है कि फला पोस्ट पे हैं तो उनको एसडीएम बनना है। यह रियलिटी है। बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले हमारे बैच के, और हम लोग भी, सभी लोग, सबको लगता है कि अभी दे देते हैं एग्ज़ाम, एसडीएम पे हो जाए। तो वो लोग भी आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि उनसे भी आपको कम्पीट करना है जो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं रहेगी, अगर आपकी पढ़ाई ठीक नहीं रहेगी, अगर आपको तैयारी करने का तरीका ठीक नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है। अब हम उस पर बात करेंगे कैसे तैयार करना है इसको। अगले 4-5 महीने तक 2 बार भी पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, या 2 बार जब आपका 2 महीने बचेगा तब भी अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तब भी चलेगी, तो किस आधार पे पढ़ना है। तो मेरा ऐसा मानना था और मेरा वो मानना सही भी है, क्योंकि उस पर मुझे कभी धोखा नहीं मिला। जो आपका ईजी सब्जेक्ट हो, यानी कि जो आपका पढ़ने में मन करता हो, जैसे मेरे लिए क्या था, पॉलिटी और हिस्ट्री मेरे लिए आसान था। माने जो मेरा तैयार सब्जेक्ट रहता था, यानी कि जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए जहाँ से आपका मन लग रहा हो, जो आपके लिए इजी हो। तो अगर आपके लिए इसमें से किसी को ज्योग्राफी आसान लगती है तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करें, जनरल साइंस आसान लगता है, जो आपको ईजी लगता हो वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। उसको आप पहले पढ़ लीजिए, ईजी को फर्स्ट में पढ़ लीजिए, उसके बाद उससे जो अच्छा है, उससे बाद उससे जो अच्छा, उससे बाद जो सबसे टफ लगता था या जिसमें आपका मन नहीं लगा। टफ लगने की बात है, जैसे ज्योग्राफी मुझे टफ नहीं लगती थी, लेकिन ज्योग्राफी मेरा बहुत मन का विषय नहीं था। जैसे मन के बहुत हृदय के करीब विषय होता है वैसा नहीं था। तो सबसे पहले मैं पॉलिटी ख़त्म करता था, हिस्ट्री ख़त्म करता था, उसके बाद फिर जनरल साइंस उठा लिया, इकॉनमी उठा लिया, इन्वायरमेंट उठा लिया, इन सबों का तो सेम था मामला। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं ज्योग्राफी पढ़ता था, और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद जो 2 महीने लास्ट में बचते हैं, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद 10 दिन का मैं पीरियड छोड़ा रहता था करंट के लिए। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते होंगे, मैं भी उसमें से एक स्टूडेंट रहा हूं, और मैं एकदम
स्पष्ट आपको बता रहा हूँ कि मैं बिना न्यूज़पेपर, मैं कभी रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हूँ, न कभी रेगुलर मैगज़ीन पढ़ा हूँ, मंथली या साप्ताहिक मैगज़ीन नहीं पढ़ा हूँ। मैं ईयरली मैगज़ीन ही पढ़ता था, वो भी एग्ज़ाम से पहले पढ़ता था। लेकिन हाँ, उसमें लापरवाही ना हो। मैं 10 दिनों तक एक ही मैगज़ीन कवर करता था। मैंने करंट की एक मैगज़ीन लेता था, वो लास्ट में एकदम आती थी, उसे 10 दिनों तक पढ़ता था। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मंथली पढ़ते होंगे, ईयरली पढ़ते होंगे या 6 मंथली पढ़ते होंगे। उसका एक एनालिसिस बना लीजिए, उसमें शॉर्ट कर लीजिए चीज़ें, उसमें सेलेक्ट कर लीजिए, उसको भी आप 10 दिनों में कवर कर सकते हैं। तो मैं 10 दिन का शेड्यूल करंट के लिए देता था और उसको फिर एक दिन में रिवाइज कर लेता था। मुझे इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप अपने हिसाब से भी उसको चीज़ को देख सकते हैं। हो सके कोई बच्चे हों 10 दिन में 2 बार करंट पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने की कई लोगों की स्पीड तेज़ होती है। मैं धीरे पढ़ता था, तो 2 बार पढ़ लेंगे तो भी बेटर है, तीसरी बार एक दिन में रिवाइज कर लें। यह तरीका आपका हो गया। अगर आपको सबसे इजी लगता है पढ़ना पॉलिटी, तो सबसे पहले पॉलिटी पढ़ें, फिर हिस्ट्री पढ़ें, फिर आपको जनरल साइंस अच्छा लगता है जनरल साइंस पढ़ लें, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी। एक चीज़ और मैं बता दूं बाबू, अब जो परीक्षा है उसमें पहले हम लोग मानते थे कि 90 क्वेश्चन काट पीट के सही हो जाए तो पीसीएस की परीक्षा निकल जाएगी। अब समय बदल गया, अब 100 क्वेश्चन काट पीट के सही होगा तभी पीसीएस की परीक्षा निकलेगी। अमूमन एक जनरल बात यह है कि 100 क्वेश्चन आपको काट पीट, कहने का मतलब ये है कि निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद एग्जाम देके आए तो आपका सही होना चाहिए, तभी ये परीक्षा निकलेगी। अब इसका क्या हुआ, पहले क्या होता था कि अगर एक आध सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा तैयार नहीं, बहुत उसमें मन नहीं लग रहा है, या आप बहुत ध्यान से नहीं पढ़ पाए, तो उसको स्किप भी कर सकते थे। जैसे मान लीजिए इंडियन इकॉनमी है, 4-5 क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे इसे हम लोग के साथ में, या हम लोग भी कई बार अगर बहुत अच्छी तैयारी नहीं तो बहुत टेंशनाइज नहीं हुए इस चीज़ के लिए। अब वह विकल्प खत्म हो गया। अब आप कुछ भी, नथिंग टू स्किप, नथिंग, अगर आप कुछ भी छोड़ रहे हैं तो एग्जाम नहीं निकलेगा। कुछ भी आप छोड़ नहीं, तो पढ़ना सब कुछ है, मन का रहे तो भी, नहीं रहे तो भी। अब मैं कह क्यों रहा हूँ कि इजी वाला पहले पढ़िए, टफ वाला बाद में पढ़िए? इसलिए पढ़िए क्योंकि वह जो आप टफ वाला पढ़ेंगे वह एग्जाम के करीब आप पढ़ेंगे। जैसे मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी, सपोज दैट 6 दिसंबर को एग्जाम है, मैं उस 5 दिनों तक, यानी कि 1 से 5 दिसंबर हो गया, और नवंबर के लगभग 10 दिनों तक, 10-5-15 दिन, यानी कि 20 नवंबर तक का अपना शेड्यूल कंप्लीट कर लेता था। उसके बाद का शेड्यूल केवल रिवीजन के लिए रहता था, पर डे रिवीजन करना है, एक सब्जेक्ट का एक दिन में, या 1 से 1.5 दिन जो लग जाता था। लेकिन 20 नवंबर के बाद कोई भी चीज़ पढ़नी नहीं है, इस तरीके से मेरा शेड्यूल रहता था। अब उसमें 10 से 20 नवंबर मेरा करंट का रहता था, क्योंकि करंट की चीज़ें आप कभी पढ़े नहीं रहते। मेरे साथ क्या समस्या थी, मैं करंट कभी पढ़ता नहीं था, उस केवल एग्जाम के टाइम में पढ़ता था। तो मैं 10 से 20 एकदम उसे लास्ट में देता था कि इसकी चीज़ें मुझे लास्ट में याद रहें, एग्जाम के टाइम पे जब मैं देने जा रहा हूँ एग्जाम। तो जितना आप करीब में पढ़े रहते थे, दिमाग की एक कैपेसिटी है, पुरानी बातें भूलता ही भूलता है, चाहे जितना बड़ा विद्वान व्यक्ति हो। तो दिमाग में लास्ट में पढ़ा हुआ चीज़ें रह जाता था। तो 10 से 20 में यह पढ़ता था, और जो 1 तारीख से 10 तारीख का समय रहता था उसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ता था, क्योंकि ज्योग्राफी मुझे भूलती बहुत थी, क्योंकि मेरे रुचि का बहुत विषय नहीं था। तो लेकिन फिर भी उसमें मेरे क्वेश्चन सही होते थे, मैं पढ़ता था, क्योंकि लास्ट में पढ़ता था और लास्ट में ही उसे रिवाइज करता था, तो उसकी चीज़ें मुझे याद रहती थी और एग्जाम में मैं उसको ठीक कर पाता था। तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप चलें, इसलिए मैं कह रहा हूँ यह सब अपनाए गए तरीके हैं, और इन सब पे माने मोहर लगी हुई है कि यह सब काम करने वाली तरीके हैं। अब दूसरी जो बात आती है कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या पढ़ना है, सोर्सेस क्या रखने हैं 4-5 महीनों में। अब देखिए, अब आपके सोर्सेस बदलने का कोई समय नहीं है। अब 4-5 महीने आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। मैं चैप्टर्स को बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स किसमें, इस पर आप बने रहिएगा। चैप्टर्स को मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से जो दे पाऊँगा आपको लास्ट तक देने का प्रयास करूँगा। सोर्सेस चेंज करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूर ये करिए, जो आप पढ़े हुए हैं उसको सॉर्ट करते जाइए, यानी कि उसमें से सेलेक्ट करते जाइए, सॉर्ट करते जाइए, ताकि आप एग्ज़ाम वाले दिन भी रिवाइज कर सकें आसानी से। और अब उन लोगों की अगर बात करें जिनका प्री बार बार नहीं हो रहा है, प्री रुक रहा है, अभी आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। 4-5 महीने बचे हुए हैं, आप अपने सोर्सेस पे ध्यान दीजिए। सोर्सेस आपको क्या रखने हैं, क्या नहीं रखने हैं, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिए। सब नहीं चेंज करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि सभी में आपका सभी की वजह से रुक रहा हो। 1-2-4 क्वेश्चन की वजह से प्री बार बार रुक रहा होगा, तो आपको एक बार अपने सोर्सेस पे भी ध्यान रखने हैं, और सोर्सेस कैसे हटाने हैं और नए सोर्स कैसे रखने हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि उसको आप कैसे जान पाएंगे कि आपका प्री बार बार क्यों नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं एक वीडियो अब बनाऊंगा जिस पे आप यह जान पाएंगे कि आपका उन्हीं के लिए वो डेडिकेटेड रहेगा जिनका प्री बार बार नहीं हो रहा है।
वो अपनी चीज़ों को खुद ही समझ पाएंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, अपनी गलती को खुद कैसे खोजा जाता है। चूँकि मैंने 22 में दिया था पीसीएस का, तो एग्ज़ाम तो प्री नहीं हुआ था मेरा, और वो प्री मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, 93 क्वेश्चन सही था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें 112 नंबर मिला था। 111 जनरल की कट ऑफ गई थी और 114 ओबीसी की कट ऑफ गई थी। मैं ओबीसी में आता हूँ, तो इसलिए 112 पे मुझे सिलेक्शन नहीं मिला था, प्री में क्वालिफाई नहीं। तो मैं अपनी कमियों को खोजा, तो मुझे ये पता है कि कैसे एनालाइज किया जाएगा कि अपनी कमी को कैसे खोजा जा सकता है। तो प्री एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ, उसको अपनी कमी कैसे खोजना है, अगर सोर्स, उसके बाद मैंने सोर्सेज भी चेंज किया। फिर 23 वाले अटेम्प्ट में मेरा 100 क्वेश्चन से ज़्यादा सही था। तो अब आप प्री में कैसे अपनी कमी को खोजेंगे और उसको सोर्सेस अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे सोर्स चेंज करेंगे, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपसे एक वीडियो इसके लिए डेडिकेटेड मैं बनाऊंगा और आपसे उस पर आगे बात करूंगा। अब बार बार वही चीज़ है कि क्या आपको सोर्सेस रखने हैं, इस पे मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा था कि एक माइंड मेकअप बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए। एग्जाम के पहले हम लोग क्या करते थे, प्री एग्जाम के पहले एक टाइम टेबल बना लेते थे, जैसे मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से मैं लास्ट से बनाता था, लास्ट टू फर्स्ट। अभी भी हम लोग, अभी सेंसस का कार्य हमारे ज़िले में चल रहा था, तो हम लोग जो मैंने उसमें मैं नोडल था उसमें, तो उसमें हम लोग लास्ट से टाइम टेबल बनाए थे कि मैं लास्ट से शुरू करूँगा, जो हमारी डेडलाइन है वहाँ से मैं टाइम टेबल बनाया था कि वहाँ से कोई चीज़ स्किप ना हो। तो लास्ट से उसको बनाते हुए, तो टाइम टेबल बनाने का तरीका होता है मैं आज से बनाऊँ या मैं उस दिन से लेके आज तक का बनाऊँ। तो उस दिन से लेके आज तक बनाने में मुझे फॉलो करना ज़्यादा ईजी पड़ता था। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी जुड़े रहें, मैं एक एक चैप्टर का आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ बताऊंगा, क्या सोर्सेस रखने हैं, कहाँ से आप अपनी तैयारी पढ़ सकते हैं। खास तौर से जिन लोगों का प्री नहीं हुआ उनको कैसे अपने सोर्सेस चेंज करने हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसमें कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।